राजनीति शास्त्र खंड अ चैप्टर संख्या 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। और राजनीति शास्त्र खंड अ के चैप्टर संख्या 2 का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। एक दलीय का मतलब होता है एक दल का, प्रभुत्व का मतलब होता है बोलबाला, मतलब वर्चस्व, और दौर का मतलब होता है समय। मतलब वैसी स्थिति, एक दलीय प्रभुत्व के दौर कहने का मतलब क्या है, तो वैसी स्थिति जब किसी देश के राजनीति में अनेक सारी राजनीतिक पार्टियां हों, लेकिन सत्ता में केवल और केवल एक ही पार्टी का वर्चस्व हो, एक ही पार्टी का दबदबा हो, तो ऐसी कंडीशन जब किसी देश के राजनीति में हो तो उसे कहा जाता है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, मतलब एक दल के बोलबाला का समय। आप सबको पता है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र हुआ। कल तो बड़ी शर्माई जब कई छात्रों से हमने प्रश्न किया कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अलग बात है कि आपके बैच का नहीं है, 11 के बैच के से बच्चों से मैंने प्रश्न किया था। हम कहे ना कि बोर्ड के डिग्री का वेट नहीं होता है क्या, पढ़ाई काबिलियत के लिए हो तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ 99% बच्चे डिग्री के लिए बढ़ते हैं और बाद में भूजा वाले उस डिग्री पर भूजा भी नहीं देगा। क्या करेगा, कागज का टुकड़ा हुआ तो कागज के टुकड़ा को प्राप्त करने के लिए मत पढ़ो। नहीं, अगर तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा तो तरक्की में कागज का टुकड़ा काम तुमको सपोर्ट कभी नहीं करेगा। सही बात है ना। तो गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। गणतंत्र का मतलब क्या होता है मैंने बहुत पहले ही चर्चा कर दिया है कि देश का जो अध्यक्ष होगा, शासन का जो प्रधान होगा, वह निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, कोई वंशानुगत व्यक्ति। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। किस प्रणाली? संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। मन में एक प्रश्न होगा कि भारत ने संसदीय व्यवस्था का स्वरूप कहां से लिया। 11 वाले बच्चे जानते हैं कि भारत ने संसदीय व्यवस्था के स्वरूप को ब्रिटेन से लिया। कहां से लिया? ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड और यूके के नाम से भी जानते हैं। अब मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये संसदीय शासन क्या है या संसदीय व्यवस्था क्या है। चर्चा तो करना पड़ेगा ना कि संसदीय व्यवस्था क्या है या संसदीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो मैं पहले ही कह दिया हूं कि संसदीय शासन मतलब देश में शासन चलाने वाला भले ही एक व्यक्ति है, लेकिन वह व्यक्ति जिस संस्था का अंग है उस संस्था का नाम क्या है? संसद। मतलब देश में शासन चलाने वाली जो इकाई है, जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम क्या है? संसद। गलत किसे? भारत में नरेंद्र मोदी शासन नहीं चलाते हैं। नरेंद्र मोदी शासन के प्रधान हैं। नीतीश कुमार शासन को नहीं चलाते हैं, बल्कि बिहार राज्य के प्रधान नीतीश कुमार हैं। गलत सही? शासन तो विधान मंडल के द्वारा चलाया जाता है। देश का शासन तो संसद के द्वारा चलाया जाता है। और आपको पता है कि संसद क्या है? तो संसद एक संस्था है। बहुत पहले बता दिया हूं, संसद एक संस्था है और संसद नामक इस संस्था के 3 अंग है। संसद नामक इस संस्था के कितने अंग हैं? 3 अंग है। और इस अंग के नामों का उल्लेख है, तू करेगा खड़ा हो न तुम्हारा पड़ोसी। सुतले रह जाता, कोई जगाएगा तब जग के पढ़ने आएगा। ये तो गवर्नर है लाट साहब, जगह गांव में कहता वो है। अंग्रेजों के राज गया, इनके लाट साहब चलती रहती है। चलो बोलो।
संसद एक संस्था है, संसद के 3 अंग है, मैंने क्लियर कर दिया। उस तीनों अंग का नाम बताओ। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हाँ ठीक बोला, कोटा सिक्का भी काम कर गया, ठीक बोला। नाम है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों संसद का अंग है और इस तीनों के द्वारा मिलजुल कर देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून का निर्माण किया जाता है और इसके द्वारा जो कानून बनता है उसी कानून के आधार पर देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो भारत में कैसा शासन है? संसदीय शासन है, संसद का शासन है। गलत किसे? और व्यवस्था कैसी है? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन कैसा संघात्मक है? तो कनाडा वाला संघात्मक है। और आपने कहा कि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया है। और आपको पता है कनाडा एक विश्व देश का नाम है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोई देश है वो है कनाडा। सबसे नंबर 1 है रूस, दूसरा कौन है? कनाडा। तो संघात्मक व्यवस्था भारत ने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, इंडिया डेट इज भारत इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो राज्यों का क्या है? संघ है। अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन अमेरिका के राज्यों के संघ में भारत के राज्यों के संघ में थोड़ा सा अंतर है, बहुत अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि संविधान के 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध को बरकरार रखने के लिए विषय को 3 भागों में बांट दिया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने पढ़ाया है केंद्र सूची में 97 विषय है, उसमें राष्ट्रीय महत्व के बातों का उल्लेख है। और संघ सूची, जिसे केंद्रीय सूची भी कहते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ सरकार को, केंद्र सरकार को है, मतलब भारत की संसद को है। ठीक बोल रहा हूं? दूसरा है राज्य सूची। दूसरा कौन है? राज्य सूची वह सूची है जिसमें 66 विषय है। कितने हैं? 66 विषय है। पहले 61 था, अब 66 है। अच्छा उल्टा बोल दिया। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ऐसी परिस्थितियां हैं जब देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाए, या राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची में वर्णित किसी विषय को अखिल भारतीय महत्व का विषय घोषित कर दे, आर्टिकल 249 249 के द्वारा, तो राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन शर्त है केवल 1 साल के लिए। लेकिन सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची में वर्णित विषय पर केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है। तीसरा आता है समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है। और लेकिन एक ही विषय पर कानून केंद्र सरकार भी बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है। यदि दोनों के कानून में समानता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी असमानता होगी तो मतभेद पैदा हो जाएगा, और मतभेद के कंडीशन में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है? मान्य होता है। ऐसा हमने हिस्ट्री में पढ़ाया है। और हमने क्या, इससे पहले क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां चर्चा करना है। पॉलिटिकल साइंस में वहां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। दूसरी बात, कुछ ऐसे विषय हैं जिनका वर्णन न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, उसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अब अंतर यही समझना है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, राज्यों को है, लेकिन कनाडा में
अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो भारत सरकार ने, पंडित नेहरू ने जो संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, अमेरिका वाला नहीं। मतलब कनाडा में केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है राज्यों की तुलना में, लेकिन अमेरिका में केंद्र सरकार की तुलना में, संघ की तुलना में राज्य के पास पावर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था को अपना लिया। आजादी हुई तो आजादी से पहले आपको पता है भारत में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। 562 देशी रियासतें थी, मतलब 562 को राजा महाराजा था। राजा के मर जाने के बाद उसका पुत्र ही अगला राजा बनता था। भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत ने अपने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। कौन? लोकतंत्र, जिसे प्रजातंत्र या जनतंत्र के नाम से भी जानते हैं। आजादी के बाद भारत ने जिस शासन व्यवस्था को अपनाया उस शासन व्यवस्था का नाम क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का अन्य नाम क्या है? प्रजातंत्र या जनतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। अब प्रश्न है तो लोकतंत्र है क्या? बताने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों को इस बात का परिभाषा पता है कि जब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता पर यदि शासन करे, नहीं, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता पर शासन करे तो कह सकते हैं जनतंत्र। प्रजा के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर प्रजा पर शासन करे तो प्रजातंत्र। लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यदि लोगों पर शासन करे तो, लेकिन दोनों तीनों बातें बराबर है। हमने कहा अंतर कहा आपको तो शब्द का अर्थ बताने के लिए 3 बार बोल दिया, लेकिन तीनों सेम चीज है। लोग कहो, प्रजा कहो या जन कहो, क्योंकि जन ही लोग होता है, लोग ही प्रजा होता है। गलत कि सही? लेकिन इस लोकतंत्र की सबसे अच्छी अगर परिभाषा किसी व्यक्ति ने दिया तो वो दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। और आपको पता है अमेरिका में दास्य प्रथा की समाप्ति अब्राहम लिंकन के द्वारा ही किया गया था। 1800 अमेरिका में दास्य प्रथा की समाप्ति कौन? अब्राहम लिंकन ने किया था। अमेरिका के कैमा राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति थे। कैमा थे? और यह ऐसा पर्सन थे, वार्ड के चुनाव में खड़ा हुए हार गए, मेयर के चुनाव में खड़ा हुए क्या हो गए? हार गए। विधायक वाला चुनाव में खड़ा हुए हार गए। एमपी के चुनाव में खड़ा हुए, मतलब छोटा पद पर खड़ा हुए हार गए। अरे इनका चेहरा तो राष्ट्रपति बनने वाला था। हार नहीं मानी, लेकिन सीख लेनी चाहिए। जीवन में यदि सफल होना है, हम अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, इतने बड़े विद्वान नहीं हूं, सफल वही होता है जो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए रास्ता को छोड़ता नहीं। रास्ता को पकड़े रहो, आज न कल लक्ष्य पर तुम पहुंच ही जाओगे। हाँ, देर होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लक्ष्य ना मिलेगा। सीख लो इनसे ना। वार्ड के चुनाव में हारे, मेयर के चुनाव में हारे, हर चुनाव में हारते गए, लास्ट में क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। सबसे बड़ा पद को अचीव कर लिया। तो हो सकता है कि छोटी छोटी असफलताएं आपको सिद्ध करना ही तो इसके लायक नहीं बनाए भाई, तुम इससे कुछ ऊपर जाना चाहता है। गलत कि सही? इन्होंने दास प्रथा का भी अंत किया। अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपति है, सबके नाम को उतना चर्चा नहीं है कुछ लोगों का, लेकिन जितना चर्चा लिंकन का उतना का शायद नहीं है। गलत कि सही? कहा इन्होंने डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शासन है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब प्रश्न है तो लोकतंत्र के रूप कितने हैं, लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं? तो मैं बता दूं कि लोकतंत्र के 2 रूप हैं। लोकतंत्र के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। पूछा गया प्रश्न है फाइनल परीक्षा में, यदि आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो मिलेगा। कहोगे सर मेरे पुस्तक में तो है ही नहीं। नहीं है तो इसका क्या मतलब? आप शिक्षक से पढ़ते इसलिए ना कि कुछ उस टॉपिक पर आगे लेके चले, सीधे किताब लेके चलिएगा तो रहिएगा।
लोकतंत्र के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा कौन है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब मन में होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता शासन कार्य में स्वयं भाग ले। मतलब एक शब्दों में कहा जाए तो जब जनता शासन कार्य में क्या ले? स्वयं भाग ले। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है, शासन का वह तरीका है जिसमें जनता शासन कार्य में स्वयं भाग ले, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व के एक ही देश में है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। मतलब किसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है? स्विट्जरलैंड की खासियत है कि स्विट्जरलैंड में जनता शासन कार्य में स्वयं भाग लेती है, अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भाग नहीं लेती। नहीं, वहां भी कैंटन में बटे हुए हैं, कैंटन में चुनाव होता है, जनसंख्या भी कम है वहां। भारत जैसे देश के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक मुखिया के चुनाव में 19 को 20 को खड़ा हो जाता है। एक अपनी बार वहां हम गए थे मुखिया वार्ड के चुनाव में, तो 22 को 500 की आबादी में 22 को खड़ा हो गया। 500 की आबादी, लोग कितने खड़े हो गए? 22। हमारे पास 18 वोट था, दिन भर में 4 बार फोन आता था हर प्रतिनिधि का, भैया याद रखिए। हाँ, मतलब इसलिए हम हैं आपके भाई, आपके चाचा हम हैं, आपके घर से बहुत पुराना मेरा रिश्ता था। कहेला कि 17 को वोट हो। नहीं, सेवा करने को तैयार हैं, बोले कि अपनी हैसियत में रहो, सेवा करने को था तो निमन से काम करो, नहीं बहुत बड़ी बात हो गई। हम तो वोट के दिन केवल जाते गिरा के चलाते आप अपने बच्चों के सामने। लेकिन तो मेरा ये कहना है कि यहां जहां आबादी 500 है वहां 22 को खड़ा हो जाता है। गलत कि सही? तो यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? तो सब कहेगा हम बच जाएगा। हाँ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जब जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कार्य में क्या ले? भाग ले। मतलब शासन का वह रूप जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग न ले, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। हम प्रतिनिधि चुनते हैं एमएलए को, हम किसे चुनते हैं? एमएलए को चुनते हैं, हम एमपी को चुनते हैं। ये एमएलए सब मिलकर सीएम को चुनता है और एमपी मिलकर पीएम को चुनता है। गलत कि सही? और ये सीएम और पीएम, सीएम हमारे राज्य के शासन को और पीएम हमारे देश के शासन व्यवस्था को चलाता है। मतलब जब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता पर शासन करे तो लोकतंत्र, लोकतंत्र के 2 रूप, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन कार्य में स्वयं भाग लेती है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन कार्य में भाग नहीं लेती है, बल्कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कार्य में क्या होती है? भागीदार होती है। तो क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र की महत्ता को देखते हुए एक विद्वान है जे.एस. मिल, एक विद्वान है जे.एस. क्या नाम है? मिल।
पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। जेएस मिल का पूरा नाम क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने कहा कि प्रजातंत्र प्रतिनिधियों का शासन है। जेएस मिल ने क्या कहा? प्रजातंत्र प्रतिनिधियों का शासन है। किसने कहा? प्रजातंत्र की नाम है लोकतंत्र जंत्र प्रतिनिधियों का, मतलब प्रजातंत्र में हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही प्रतिनिधि हम पर क्या करता है? बात गलत कहाँ का है? प्रजातंत्र प्रतिनिधियों का शासन है। क्यों, कैसे भाई? तो प्रजातंत्र प्रतिनिधियों का शासन है क्योंकि प्रजातंत्र में जनता शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनता है एमएलए और एमपी के रूप में। वही एमएलए और एमपी हमारे ऊपर शासन करता है। तो ठीक तो कहा जेएस मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा? प्रजातंत्र प्रतिनिधियों का शासन है। एक और विद्वान है सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन एक और विद्वान है जिन्होंने क्या लिखा? लोकतंत्र लोकप्रिय शासन है। मतलब क्या है? लोकतंत्र लोकप्रिय शासन है। भाई लोकतंत्र लोकप्रिय शासन क्यों है? भाई लोकतंत्र लोकप्रिय शासन इसलिए है कि चुनाव में वही जीतता है जो लोकप्रिय होता है, लोगों का प्रिय होता। पैसा बांटता तो बहुत लोग हैं भारतीय लोकतंत्र में। चुनाव के इस महापर्व में लोग खेत जमीन बेच बाच के, गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल सब बेच बाच के चुनाव में खड़ा हो जाता है। लेकिन पैसा बांट देना ही बहादुरी नहीं है। आप जनता में फेमस कितने हैं, आपका चेहरा जनता को कितना पसंद है, आपके द्वारा पूर्व में किया गया एक्टिविटी क्रियाकलाप जनता को कितना अच्छा लगा। गलत किस है? जनता के बीच आप फेमस हैं, लोकप्रिय हो गए। देखिए नेता जल्दी किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं करता है। हाँ, दो चार को दे दो गाली, सह लेगा। क्या पता कि उस समय वो एक्शन ले ले। चुनाव के समय जनता एक्शन ले ले, संभव है ना? आपको शायद नहीं पता है, श्रीमती इंदिरा गांधी बिहार आई थी। 77 के चुनाव के समय बिहार में आई थी। आपातकाल के बाद मनीष जैसे सरफिरा एक बिहार का जनता था और एक कारण हमको परेशानी झेलना पाया, वरोरा उठाया चला दिया। इंदिरा गांधी क्या निशाना था कि नाके कट पे निकल गया। बटेगा ने कहा कि पकड़ के लाके इसको शूट कर दो, फांसी दे दो। प्रधानमंत्री पर वार कर दिया। कहा नहीं नहीं, ये हमारे जनता जनार्दन है। परमात्मा तब दुखी होते हैं जब इंसान गलती करता है। अगर हम इसको सजा दे दे, मतलब हमारे गलती का सजा मिला है, इसने हमें अपने पावर औकात को याद दिलाया है कि आप क्या है, हमारे प्रतिनिधि है, हमारे मालिक नहीं है। आप वैसा ही शासन करो जैसा आम जनता का हित हो सके। जनता को हित कर ताक पर रखकर कोई काम मत करो, अगर नहीं तो जनता दंड स्वयं दे देती है। आज देख रहे हैं, आजकल चप्पल जूता धक्का मुक्का थप्पड़ ऊपर सब चल रहा है। भाई आपसे प्रसन्न नहीं है जनता, भाई आप पकड़वा के उसको क्या करवा दीजिएगा। शुरुआत तो श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में हो गई थी। नहीं, पहले दूर से वार करता, तब नजदीक में जाके वार कर रहा है। बगल में जाके धमकियां दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता घट रही है। गलत कि सही? अब सवाल है, हमने पढ़ाने के क्रम में इस इतिहास में पढ़ाया, पॉलिटिकल कई बार पढ़ाया आपको कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत का संविधान बना और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और संविधान लागू होते ही भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्वरूप को क्या कर लिया गया?
अपना लिया। और लोकतंत्र में तो है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र किया जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यहां भी विवाद का बात था। लोगों के सामने आई प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके लिए जहां आबादी मुट्ठी भर है, यहां तो टोकरी भर नहीं, पूरा छैटा भर आबादी है। नहीं, वो उपल उपल के ऊपर की ओर आ रहा है, इतनी आबादी है। और इतनी विशाल देश में अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की जाए तो सफलता क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो भारत में लोकतंत्र है, लेकिन कैसा लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो भाई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। तो जनता जो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है तो क्या कराना पड़ेगा? चुनाव कराना पड़ेगा। जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन करती है, इसमें क्या करना पड़ेगा? चुनाव कराना पड़ेगा। अब मन में कहोगा कि सर ये इलेक्शन क्या होता है, चुनाव क्या होता है? चुनाव को अंग्रेजी में इलेक्शन कहते हैं। चुनाव कहते किसे हैं? आप में से कोई महापुरुष जो हमें चुनाव को परिभाषित करके सुना दे? नहीं, कोई बात नहीं। आसान है कि जनता जिस प्रक्रिया द्वारा, जनता जिस प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को, किसे? अपने प्रतिनिधि का चयन करता है। जनता जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन करता है, चयन करने की उसी प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता, कोई ना कोई प्रक्रिया होगा ना, कोई ना कोई मेथड होगा। क्या बिना मेथड का काम होता है क्या? तो जनता जिस प्रक्रिया के द्वारा, जनता जिस तरीका के द्वारा, जनता जिस विधि से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है, उसी प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इलेक्शन कहते हैं। आपको पता है तो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। आपका कहना है चुनाव दो ही प्रकार के होते हैं। घटने बढ़ने वाले में से कोई है आप में से कि घटा के कर दो या बढ़ा के 4 या 3 कर दो? नहीं है, मैं ही बता देता हूं। वास्तव में देखा जाए तो चुनाव 3 रूप हैं। चुनाव के कितने प्रकार हैं? एक है आम चुनाव। क्या नाम है? हमेशा न्यूज में सुनते हैं फिर भी कहते हैं 2-1। दूसरा है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव। और तीसरा है उप चुनाव। चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नहीं सुनिए तो विवाद से पहली बार तो 12वीं में आए हैं, मैं सुनाता हूं। अभी तो आप में बचपन वाला गुण सारा फैला हुआ है। ये नयका बना है। नयका नहीं बना है, बहुत पहले से बना। क्या परिभाषा जानोगे तो कहोगे हाँ जानते तो थे सर, ये होता ये नहीं जानते थे। सारे बच्चे जानते हैं। हाँ, बुराई क्या है? फ्री फायर से मौका मिलेगा तब न, तभी विरासत भी संभालना है। अभी के नौजवानों की सबसे बड़ी विरासत है हाँ फ्री फायर, पबजी। उससे अगर टाइम मिलता है तो भोजन करता है, उससे टाइम मिलता है थोड़ा घूम फिर लेता है। और कहीं और मिल गया समय तो सोया, और कहीं और मिला समय तो पिताजी के किसी काम में हाथ बटाया ना तब पढ़ा। मिलता ही नहीं है तो पढ़ेगा क्या? मिलता ही नहीं। एक बच्चा कैलकुलेशन मिला दिया कि साल में 365 को दिन होता है। सब खर्चा वर्चा घाट के बताया था, एक दिन बचता है तो वो बर्थडे का दिन है तो एंजॉय करे की तौर है। अमित जैसा नहीं रहा होगा वो। उससे अच्छा कि बर्थडे का भी जो साल में एक बार आता है, एंजॉय ही कर लो। पढ़ने से क्या होता है? 7 तारीख को आएगा, हम लोग इंतजार करेंगे टॉफी का। अब है उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव। चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? याद कर लो। आम चुनाव क्या है? तो 5 वर्षों पर जो चुनाव होता है, वह चुनाव जो कितने वर्षे पर हो? 5 वर्षों पर होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? और एक बात जानते हैं ना कि
कि सरकार का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है सामान्यतः, लेकिन किसी कारण से सरकार का गठन हुआ और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में गिर गया। कई पार्टी के मिलने जुलने से सरकार बनी थी, कुछ पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार गिरेगा कि ना गिरेगा? सरकार गिर जाएगा तो देश के शासन कौन चलाएगा? फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। वो अलग बात है। अगर मान लो 4.5 साल पर गिरता तो चुनाव नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। लेकिन सरकार साल भर चला, 1.5 साल चला, 2 साल चला, और सरकार क्या हो गया? गिर गया। कैसे गिर गया? कुर्सी पर से गिर गया। कुर्सी में 10-12 गो टक था, टकमा कहा कि हम जाई छो, तोरा कुर्सी में रहे वाला हम न छियो। गठबंधन आपका लोड सहने को, आपके विचारों का लोड सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। तो सीधे हुआ कि बीच की अवधि में, कौन अवधि में? बीच अवधि। सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले ही सरकार गिर जाती है, तो उसी के बीच में ही जो चुनाव हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव के नाम से सुने होंगे, पल्ला जगह मध्यावधि न्यूज के माध्यम से, और नहीं सुने तो अब सुनिएगा। तीसरा क्या है? उपचुनाव। हुआ क्या? चुनाव में कोई प्रतिनिधि जीता, चुनाव जीतने के बाद मर गया, किसी कारण से त्याग पत्र दे दिया, प्रतिनिधि के त्याग पत्र या मृत्यु हो जाने पर वह सीट तो खाली हो जाता है ना। तो सीट खाली हो जाएगा तो वहां की व्यवस्था की देखरेख कौन करेगा? तो केवल उस सीट के लिए जब चुनाव हो तो उसे क्या कहते हैं? नहीं में ना रहता है। नॉमिनी केवल बैंक में से पप्पा जी के पैसा लेने के लिए काम करता है, दूसरा में काम नहीं करता है। यहाँ नॉमिनी ना चलेगा, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है बाबू। जनता किसी को नॉमिनी नहीं चुनती है, जनता सीधे चुनाव के माध्यम से अपना डायरेक्ट प्रतिनिधि चुनती है। हाँ, तो निवेदक तो बहुत रहता है, उसे नहीं चलेगा। अगर इस बात को समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं। आपको बता दें, चुनाव की बात करते तो भारत में पहला बार चुनाव 1952 में हुआ था। प्रथम चुनाव कब हुआ था? और चुनाव कराने वाला जो सबसे बड़ा एक संस्था है, चुनाव कराने वाली संस्था है, जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा संविधान के आर्टिकल 324 से 329 के बीच 15 भाग में शायद। भाग की बात कर लेते हैं तो भाग कहाँ है? चुनाव कराने वाली एक संस्था है, और आपको ये संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसके बारे में चर्चा संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। और निर्वाचन आयोग का एक सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, जिसका नाम होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसको हम लोग चुनाव आयोग सीधे कह देते हैं। लेकिन सुनना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रारंभ में 1 सदस्यीय था, लेकिन वर्तमान समय में 3 सदस्यीय हो गया है। एक मुख्य होते हैं, 2 उसके सहयोगी होते हैं। और ये व्यवस्था 1993 में आया था। हाँ, 93 में, 93 से पहले 1-2 बार बीच में आया था, लेकिन हटा दिया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और भारत के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनका नाम था डॉक्टर सुकुमार सेन। ये आईएएस अधिकारी ही होते हैं। ये अंगूठा छाप बन जाएगा तो बड़ा गड़बड़ी होगा ना, क्योंकि एक आईएएस होते हैं जो समाज के सबसे विद्वान लोग होते हैं, उन्हें हर चीज का नॉलेज होता है। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे। इन्हीं के जिम्मे आया कि भाई चुनाव कैसे कराया जाए। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था, 1952 में। और 1952 में 18 करोड़ मतदाता था। कितना मतदाता था? और आज कितना है?
आज है 90 करोड़। 1895 5 गुना मतदाता बढ़ गया। गलत किसे? 18 करोड़ मतदाता थे। और आपको बता दें, इसमें वोट देने के लिए 90,000 मतदान केंद्र बना। मतदान केंद्र कितना बना? माने बूथ जहां पर वोट डाला जाता है उसी को मतदान केंद्र कहते हैं। मत केंद्र बने और 90,000 मत केंद्र के अलावे बूथ ज्यादा बना था। और आपको बता दें, पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इस लोकसभा के चुनाव में 485 को सीट था। कितना था? और आज की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं तो 545 को। हालांकि अभी 43 पर चुनाव हुआ अलग बात है, लेकिन है 545, अधिकतम 552 हो सकती है। उस समय लोकसभा में कितना सीट था? 485। और आपको पढ़ा दिया हूं एक पाठ में कि इस समय राज्य को 4 वर्गों में बांटा गया था। ए वर्ग के राज्य, बी वर्ग के राज्य, सी वर्ग के राज्य और डी वर्ग के राज्य। इमामुद्दीन बताएगा कि डी वर्ग में कौन था? हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ए वर्ग में कितने रियासत था? 262। बी वर्ग में 272 और सी वर्ग में 61। राज्य का ऐसे वर्गीकरण किया गया था। तो इतना लोकसभा में सीट थे। ये बात लोकसभा की हो गई। विधानसभा की बात करते हैं। हर राज्य में शासन व्यवस्था को चलाने वाला एक संस्था नाम है विधानसभा। और भारत में उस समय 1952 में राज्यों की संख्या कम थी। रिपोर्ट 56 में ना लागू हुआ? कब लागू हुआ? 56 में रिपोर्ट लागू हुआ। तो इस समय जितने भी राज्य थे उन राज्यों में 3238 विधायक थे। एमपी का पद कितना था? 545। अब पूरे राज्य में 3238, आज है लगभग 4120। आज पूरे भारत में एमएलए कितना है? लगभग 4120, हर राज्य को मिला करके। हाँ, लेकिन उस समय 3283 पूरे देश में क्या था? एमएलए। इस 3283 एमएलए में इस पर 15,000 लोग खड़ा हुए थे। कितना उम्मीदवार खड़ा हुआ था? 15,000 लोग खड़ा हुआ था। चुनाना है 3283 को नियम है भाई, एक से बेसी खड़ा होगा तब ना। चुनाव हुआ, उसमें दिक्कत था कि केना हो, आज नहीं ईवीएम मशीन आ गया है। तो जितना उम्मीदवार खड़ा था सब पर एगो बक्सा, जितना पार्टी था उतना बक्सा गिराया गया। लोग पढ़ा लिखा नहीं था, सब पर सबका फोटो डाल दिया। कि काम हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब हो गया तो आसान तो है, दिमाग लगाया होगा, आखिर वोट के ना गिरेगा भाई। बैलेट पेपर है, कुछ करने की तो बात ही नहीं। तो एक मतदान केंद्र पर यदि 10 गो मतदाता था तो 10 गो टीन के बक्सा व्यवस्था किया गया और 10 पर 10 का नाम फोटो चिपका कर रख दिया गया। जिकरा तोरा वोट दो कागज पर अपन नाम लिखो में रख दा। आज नहीं मरा, इसे बाद में चलने लगा। शुरू की बात में बोल रहा हूं, ऐसा हुआ। हाँ, जैसे जैसे परेशानियां हुई, समस्या आई तो समाधान करने का बात किया गया। कोई इसको लूट लाट लेता था तो हुआ धीरे धीरे सुधरते आज ईवीएम में आ गया। लेकिन शुरू में यही सिस्टम था। हाँ, अब तक कहता ईवीएम केनहू की रहो फूले छापर करता हूं, ईवीएम हैक करने की बात हो गई। खैर मुद्दे पर आइए। ये सब बात हुआ। इन सब में चाहे वो केंद्र की बात करे या राज्य की बात करें, तो केंद्र में भी पूर्ण बहुमत से कौन आई? कांग्रेस। और राज्य में पूर्ण बहुमत से कौन आई? पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी आई। आपका लिस्ट दिया हुआ है, पुस्तक में लिस्ट आपका दिया हुआ है, आप दे सकते हैं। और भारत में दूसरी बार आम चुनाव हुआ था, पहली बार 1952 में, और दूसरी बार आम चुनाव हुआ था 1957 में। लेकिन दूसरी बार आम चुनाव 1957 में हुआ। 1957 के एक साल पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था।
और यहाँ पर राज्य का जो वर्गीकरण था ABCD, वो व्यवस्था को क्या कर दिया गया। मतलब 1956 में ABCD जो राज्य को 4 वर्गों में रखा गया था, ये व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पहला आम चुनाव में तो कांग्रेस को किसी ने चुनौती नहीं दिया ज्यादा, लेकिन 1957 के दूसरा जब आम चुनाव हुआ तो केरल में, किस राज्य में, केरल में, और एक और राज्य है ओडिशा, और भी मैं बता सकता हूं, पंजाब में भी धक्का दिया था, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उस शुरू में हुआ ही नहीं, लेकिन दूसरी में हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला के द्वारा स्थापित किया गया पार्टी, नेहरू जी को धक्का देने का, शेख अब्दुल्ला ने धक्का देने का काम किया था। तो पहली बार 1957 में केरल में कांग्रेस को धक्का लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, लेकिन उस समय कांग्रेस के विरोध में अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ही थी ना। 1957 में सब राज्य में हाथ छाप, केरल में आ गया कम्युनिस्ट हंसुआ, हाँ गोल बैल था, मतलब कांग्रेस आ गया। तो सीधा हुआ कि नेहरू जी यहाँ चाल चले कि सब राज्य में हमारे हिस्सा है, केना गड़बड़ आ गया, ये खुरपी हंसुआ वाला आ गया। 57 में यहाँ पर सरकार बनी थी केरल में पहली बार, पंडित नेहरू की सरकार। सब कोई नहीं होता है, सब चाहता है कि सब राज्य में हमरे रहे। सरकार पर गलत आरोप लगा दिया, और गलत आरोप लगाकर केरल में पहली बार 1959 में, 57 में तो बनवे किया, 2 साल ईमानदारी से नेहरू चलने नहीं दिया, और कुशासन या संवैधानिक तंत्र के विफलता का आरोप लगा करके, या केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश का फॉलो नहीं करता है, अनेक सारे आरोप लगाकर 1959 में लोकतंत्र का गला घोटवा दिया हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने। तो भारत के वह राज्य जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ चुनाव के बाद, लेकिन पंजाब, तो पंजाब 1950 से पहले ही हो चुका था। तो चुनाव होगा तब ना इसका हम चर्चा करेंगे ज्यादा भाई, वहां तो स्थितियां गड़बड़ थी, इसलिए लागू किया गया। विभाजन के कारण पंजाब और बंगाल की कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना क्या हो गया था, मजबूरी हो गया था। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल देखा जाएगा।